Assalamu alaikum. It's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. बच्चों, आज आपका लेक्चर नंबर 6 जो है वो होने जा रहा है। 5 लेक्चर्स में हमने एक ही चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे थर्मल एनालिसिस का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टॉपिक था, चैप्टर था, वो आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा कि थर्मो बैलेंस क्या होता है, ये किस काम आता है, इसकी क्या डायग्राम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंशाअल्लाह ताला एक और 1.5 चैप्टर रह गया है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द ख़त्म करें। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह घरों में बैठ के इसे पढ़ रहे होंगे सुकून से। और ये बहुत आसान चैप्टर था, इसके मैं आपको खुद भी नोट्स देना चाहती थी, इस वजह से स्लाइड्स पे इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 6, एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ थर्मोबैलेंस? बात जो पिछले लेक्चर में हो रही थी वहाँ हमने कट कर दी थी बात टाइम की वजह से। अब हमने स्टार्ट किया कि थर्मोबैलेंस है क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं, लफ्ज़ थर्मो का मतलब होता है हीट और बैलेंस का मतलब होता है वेट मालूम करना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है किसको? वेट के चेंजेस को। जब कोई सैंपल हीट किया जा रहा होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कि वो थर्मो बैलेंस है। थर्मो बैलेंस सिंपल क्या है? एक अपरेटस है या ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर कर रहा होता है? जो मेजर करता है कि वेट कैसे चेंज हुआ, वेट कितना चेंज हुआ जब आपका सैंपल हीट किया जा रहा था। मतलब जब सैंपल हीट किया जाने लगा तो वेट में कैसे तब्दीली आई, वेट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या वो वेट कितना कम हुआ, कितनी तेज़ी से कम हुआ। तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मो बैलेंस। थर्मो बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके जितने भी थर्मल एनालिसिस हैं उनका, क्योंकि एनालिसिस थर्मल हो और वो थर्मो बैलेंस के बगैर परफॉर्म हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता। थर्मो बैलेंस की डेफिनेशन एक साइंटिस्ट ने इस तरीके से लिखी कि ये एक ऐसा बैलेंस होता है जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली फॉर वेइंग बॉडीज एट हाई टेम्परेचर। जब आप किसी भी बॉडी को, किसी भी जिस्म को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस हाई टेम्परेचर के दौरान जो वेट होता है बॉडीज़ का, बॉडी के वेट को कंटिन्यूअसली मालूम किया जा रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को या उस बैलेंस को जो डिज़ाइन किया गया है ताकि हम वक्तन फवक्तन जो है वो वेट मालूम कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? दैट वन इज़ नॉन एज थर्मो बैलेंस। थर्मो बैलेंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसमें क्या किया जाता है, कोई भी सैंपल है उसको हम वेट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसे पुट करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे। सैंपल इज़ वेड कॉन्टीन्यूसली, यानी लगातार सैंपल को क्या किया जाता है? सैंपल का वज़न मालूम किया जाता है एज इट्स बीइंग हीटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर। जबकि उस सैंपल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जा रहा होता है? हाई टेम्परेचर पर उसे हीट किया जाता है और जो चेंजेस होते हैं मास के उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी सैंपल को लेना है, उसको कॉन्टीन्यूअसली क्या करना है? उसको कॉन्टीन्यूअसली हीट करना है। किस पर हीट करना है? एलिवेटेड टेम्परेचर पर, बहुत बढ़े हुए टेम्परेचर पर, और उसमें आपने मास को चेंज मालूम करना है। जैसे फर्ज करें, एक मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रही हूँ। पहले मास बहुत ज़्यादा था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो मास आहिस्ता आहिस्ता वज़न जो है उसका कम होता जा रहा है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, चाहे ये डीएसई में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे ये डीटीए में इस्तेमाल हो रहा है, या सिंपल ये टीजी एनालिसिस में यूज़ हो रहा है। तो उसमें क्या है कि उसमें आपने सैंपल को कंटिन्यूअसली हीट करना है और फिर उसको हीट कैसे करना है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करके आपने उसे हीट करना है और मास के जो चेंजेस होंगे उन्हें ऑब्जर्व करना है। अब उसके आगे बेसिकली हम ये देखेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम क्या है थर्मो बैलेंस की।
थर्मो बैलेंस जो होता है, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम ज़रा यहाँ से देखें। इसमें एक पड़ा हुआ है फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर। जो फर्नेस होती है, ये फर्नेस है, ये देखें, ये फर्नेस है, ये मैं जिसको मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये फर्नेस है। फर्नेस के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, जो टेम्परेचर को प्रोग्राम कर रहा है, जिसने बताना है कि टेम्परेचर जो है वो कितना जो है वो होना चाहिए। तो फर्नेस के अंदर क्या लगा हुआ है, फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर। एक साइड पर ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, वो हमने लगाया हुआ है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर ने ये मालूम करना है कि जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है या टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस टेम्परेचर के चेंज की वजह से कितना जो है वो आपका मास या वेट जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर सैंपल होल्डर दिखाया उसने। सैंपल होल्डर का मतलब ये, जैसे सैंपल हमने पुट करना है, फर्नेस के अंदर रखेंगे ना सैंपल। एटमॉस्फेयर आपका ऊपर से कंट्रोल होगा, सारी फर्नेस जो भी है उसको एटमॉस्फेयर कंट्रोल होगा। मतलब उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, आपको हीटिंग कम देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ हीटिंग जो है वो रिक्वायर होती है। तो फिर आपको रिकॉर्डर किससे अटैच होगा, बैलेंस कंट्रोल से, और फिर वो रिकॉर्ड करेगा सारी चीज़ें कि ये रिकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए। और फिर ये जो हमारा थर्मो बैलेंस होता है, इसे मज़ीद किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, इसको हम मज़ीद कनेक्ट करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के साथ, जो कि प्रोग्राम को सारा कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम थी किसकी, थर्मल एनालिसिस की। तो ये थर्मो बैलेंस की आपने इसकी डायग्राम लाजमी इसमें बनानी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थर्मो बैलेंस क्या होता है, इसकी डायग्राम बनाएं, इसकी एप्लीकेशंस लिखें। तो आपने इसको सारा देखना है। नेक्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं थर्मो बैलेंस की। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, हम इससे थर्मल स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, थर्मल एनालिसिस। अब ना क्वेश्चन ऐसे एमएससी वालों को ख़ास तौर पर ये आता है, कभी कह देते हैं डीएससी की एप्लीकेशन, किसी की भी एप्लीकेशन। तो ये बेटा जो मैं आपको एप्लीकेशन अब लिखवाने जा रही हूँ, ये थर्मो बैलेंस की हैं। इसको आप पीजीए में भी लिख सकते हैं, इसको आप डीएससी में भी लिख सकते हैं, इसको आप डीटीए में भी लिख सकते हैं। तो ये एक मैंने एंड पॉइंट बनाया है कि हम, क्योंकि चैप्टर अब सम अप करने जा रहे हैं, तो लिहाजा अब आप इस कंडीशन में होने चाहिए कि आपने सारी टेक्निक्स रिवाइज करनी है। सेकंड पे मटेरियल करैक्टराइजेशन, आपको ये पता चल सके जो मटेरियल आपने इसके अंदर डाला है उसकी शनाख्त कैसे हुई है, वो करैक्टराइज भी हुआ है या नहीं हुआ। थर्ड पे कंपोजिशनल एनालिसिस, कि एक कंपाउंड मैंने डाला है, मुझे नहीं पता उसमें कार्बन कार्बन की कितनी चेन है, मुझे नहीं पता उसके अंदर मैग्नीशियम भी है या उसके अंदर कोई जिंक है। तो ये कंपोजिशन जो होती है हमारे मटेरियल की, हमारे सैंपल की, हम उसकी कंपोजिशन भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्मल एनालिसिस या थर्मो बैलेंस। थर्मो बैलेंस को फिलर कंपोनेंट्स को भी एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि फिलर कंपोनेंट्स जो हैं, लाइक वी हैव कार्बन ब्लैक इन द ऐश, ये फिलर कंपोनेंट होते हैं ना। और इसके अलावा कोल्स, कोयले में कार्बन कितनी भरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बता सकता है, सिंपली थर्मो बैलेंस या टीजीए। मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया, ये एप्लीकेशन सारे कंटेंट्स में लिखी जा सकती हैं। फिफ्थ नंबर पे हम इससे काइनेटिक स्टडी मेजर कर सकते हैं। ज़ाहिर हम ये बता सकते हैं कि कोई की चीज़ कितनी ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, जो जितनी थर्मली स्टेबल होगी उतनी देर से ब्रेक होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इजीली इससे मेजर किया जा सकता है। काइनेटिक स्टडी होता ही है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद कॉरोजन स्टडीज़ भी कर सकते हैं, कितनी देर के बाद चीज़ को जंग लगेगा। जाहिर है अगर तो वो स्टेबल है तो उसे जंग कभी भी नहीं लगेगा, अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसे इजीली जो है वो करोड हो सकती है। अर्थमेटिक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कोई भी थर्मल एनालिसिस जो है वो थर्मो बैलेंस के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि थर्मो बैलेंस ही उसे क्या करता है, उसका रिजल्ट निकाल रहा होता है। और जितनी भी ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं,
वो सारे के सारे एनालिसिस जो हैं उनको भी इवेलुएट कैसे किया जाता है, उनको भी हम इवेलुएट करते हैं बाय यूजिंग सिंपल थर्मो बैलेंस। नेक्स्ट पे क्यूरी पॉइंट डिटर्मिनेशन। ये क्यूरी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? क्यूरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जाकर कोई भी चीज़ डिकम्पोज होने लग जाती है। हर चीज़ का टेम्परेचर जो है वो और होता है क्यूरी टेम्परेचर, तो उस पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यूरी पॉइंट भी बता सकते हैं कि डिकम्पोजिशन किसकी कब होनी है। फिर किसी भी सैंपल की प्योरिटी चेकआउट कर सकते हैं कि कोई सैंपल जो है वो किस हद तक प्योर है, उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। थर्ड पे इवेलुएशन ऑफ सम सूटेबल स्टैंडर्ड्स। हम इससे जो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सूटेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको इवेलुएट भी कर सकते हैं। इवेलुएट का मतलब ये हम उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि वो किस तरह का जो है हो सकता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी। एप्लीकेशंस थर्मो बैलेंस की जो है वो फाइनल आप लिखेंगे। उसके बाद इसकी एक लिमिटेशन भी आप लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ठीक है, और ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता, वो आप खुद से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर को सम अप कर लिया। अब हम इंशाल्लाह मंडे को जो फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड होगा, लेक्चर नंबर 7 जो अपलोड होगा, उस लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट करें। इस चैप्टर के फुल चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो दे दिए जाएंगे। तो काइंडली इसको अच्छे से गो थ्रू करें, फिर हम इसको जो है वो अपनी एक डिस्कशन क्लास में डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।